गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर्स हब। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या पढ़ के आए हैं, नेशनलिज्म कैसे यूरोप की कंट्री, यूरोप की जो नेशन स्टेट्स थे उनके अंदर आया। अब हम पढ़ेंगे जो रिवॉल्यूशन हुए कौन से पीरियड में, 1830 टू 1848। मैंने आपको एक टाइमलाइन याद करवाई थी। क्या याद करवाई थी कि 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। देन 1804 में नेपोलियन ने टेक ओवर कर लिया था, ठीक है ना, मतलब नेपोलियन आ चुका था। फिर 1815 में दोबारा कंजर्वेटिव्स आ गए थे। कंजर्वेटिव्स कौन से, जो फॉलो करते थे या बिलीव करते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक चर्च सिस्टम में, चर्च मतलब वो करे, मतलब वो करे, रूल करे, ठीक है। बाद में अब 1830 को रिवॉल्यूशन हुआ फर्स्ट। क्यों रिवॉल्यूशन हुआ? क्यों? क्योंकि इससे भी लोग अब सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? ये भी उनके राइट्स का मतलब वो कर रहे थे, खत्म कर रहे थे एक तरीके से। तो ये जो रिवॉल्यूशन है वो किसने लेड करा? जो मैंने आपको एक बार बात बताई थी, मिडिल क्लास वाले जो पीपल्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते जा रहे थे, बिजनेसमैन आते जा रहे थे, ये लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड होते जा रहे थे। इनमें से कुछ प्रोफेसर्स बन रहे थे, टीचर्स बनते जा रहे थे। तो इन लोगों ने ये जो रिवॉल्यूशन है वो करा, ठीक है। इन सब लोगों की मदद से ये रिवॉल्यूशन जो है वो आगे बढ़ा, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपीवल, मतलब जो फर्स्ट जो केस हुआ था वो हुआ था जुलाई 1830 में, जिसने क्या करा, रिमूव कर दिया बर्बन किंग को। जो बर्बन किंग कंजर्वेटिव्स वालों ने बनाया था उसे इन्होंने रिमूव कर दिया और लुइस फिलिप्स को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? ये तो बहुत अलग हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हो गया भाई? चलो इस बात को समझते थोड़ा अच्छे तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की का मतलब है कि जो यहाँ पे मोनार्क रहेगा वो मोनार्क तो रहेगा, ठीक है, मतलब एक मतलब अलोन रूलर तो रहेगा, बट वो जो वर्क करेगा वो किसके अंडर में करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसके अंडर में करेगा। अपने हक से कोई रूल पास नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि जो मोनार्क वर्क करेगा वो किसके दायरे में करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसके दायरे में करेगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ लो। जो पहले जो चल रहा था, बर्बन किंग जो था वो अपने हक पे सारे काम करता था। अपने हक पे क्यों करता था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव्स कौन थे, एरिस्टोक्रेसी क्लास के पीपल थे, मतलब राजाशाही क्लास के पीपल थे। तो वो अपने हक के बारे में ही सोचते थे, ठीक है। इस वजह से ये जो रिवॉल्यूशन फर्स्ट हुआ और 1830 के अंदर लुइस फिलिप्स को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करे, ठीक है। इस वजह से, इस जुलाई रिवॉल्यूशन की वजह से बेल्जियम सेपरेट हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से, ठीक है। इस रिवॉल्यूशन की वजह से बेल्जियम सेपरेट हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, मेटरनिच मैंने आपको बताया था, याद रखो। दो स्टेटमेंट तो आ चुकी थी, भाई साहब थर्ड स्टेटमेंट भी ले आए। क्या बोला उन्होंने? व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या मतलब है इसका? जब फ्रांस छींकता है तो जो यूरोप के जो बाकी के जो प्लेसेस है उन सबको कोल्ड हो जाता है। ये मतलब समझ लेना कि यही इसका मीनिंग है। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो चेंजेस फ्रांस में आते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब आने लग जाता है कि इसमें यूरोप की फार और जो कंट्रीज है उनके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रांस था वो एक मेन चीज थी, ठीक है, मेन। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस को एक्सपैंड करने से रोका भी गया था, काफी सारे मेजर्स उठाए गए थे। आपने नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैटरनिच ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डाली थी और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ भी जाती है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैटरनिच याद रखो, इसकी स्टेटमेंट याद रखो, इसके मीनिंग्स याद रखो, इसकी चीजें याद रखो कि इसने कब क्या क्या बोला रखा है, क्योंकि ये इजीली आ जाता है क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बन के। आपने काफी बार देखा भी होगा प्रीवियस उठा के भी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। इसका कहने का मतलब था कि जो चेंजेस फ्रांस में आते हैं वो ऑटोमेटिकली यूरोप के और अदर पार्ट्स में भी शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो मेन आता है वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन ग्रीक पे राज कर रहा था? ओटोमन एम्पायर जो थी वो ग्रीक पे राज कर रही थी। जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ रिवॉल्यूशन, जो फर्स्ट मतलब वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेपरेशन वाली जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो 1821 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
क्या हुआ था 1821 में कि इन्होंने स्ट्रगल थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। क्यों स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि इन्हें सपोर्ट मिलने लग गया था वेस्टर्न यूरोप का। जो वेस्टर्न यूरोप में जो जितने भी पार्ट्स थे ना, उनसे इन्हें क्या मिलने लग गया था? सपोर्ट मिलने लग गया था। ठीक है, और इस वजह से, और इसे क्या बोला जाता था, इसे क्रैडल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। व्हाट इज द मीन? क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंट्री है जो जिसने पकड़ के रख रखा है यूरोपियन सिविलाइजेशन को। ठीक है, जिसने क्या कर रखा है? होल्ड करके रख रखा है यूरोपियन सिविलाइजेशन को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आप नोट्स में भी इसका मीनिंग पा जाओगे। ठीक है, अब याद रखो कि क्या क्रैडल का मतलब होता है? किसने होल्ड करके रख रखा है यूरोपियन सिविलाइजेशन को। इसका मतलब क्या है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, इसका अलग से सिस्टम वर्क करना। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ था 1821 में, और जो इसे सपोर्ट करा था वेस्टर्न यूरोप ने, और इसे क्या बोला जाता है? क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब जिसने पकड़ के रख रखा था यूरोपियन सिविलाइजेशन को। और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो साइन हुआ और ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया। कब हुआ? 1832 में। अब इसका ये क्या है समझ नहीं पाएंगे, काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, काफी सारों को नहीं पता होगा। तो ये फॉर्मर नेम था, ये पहले का नेम था किसका? इस्तांबुल। इस्तांबुल तो सुना ही होगा, ये भी नहीं सुना क्या? न्यूज देखो, ये भी नहीं सुना क्या भाई? इस्तांबुल का फॉर्मर नेम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ था, इसकी वजह से जो ग्रीक है वो इंडिपेंडेंस हो चुका था। ठीक है,